चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बता दें कि सचिवालय से राजेंद्र छाबड़ा की एक रिपोर्ट सामने आ रही है। आला आईएएस रविशंकर श्रीवास्तव का तबादला कर दिया गया है। मंत्री ने पंचायती राज संस्थान से छुट्टी करवा दी। 5वीं बार विभागीय जांच में कमिश्नर लगे हैं रविशंकर। सोमवार को ली गई थी मंत्री रमेश मीणा ने रिव्यू मीटिंग और मीटिंग में मंत्री ने कई मामलों में नाराजगी भी जताई थी। आधा दर्जन अफसरों को जयपुर से बाहर भेजा गया। एक अफसर को संस्थान से हटाने पर चेयरमैन आमादा थे। इस अफसर की रोक भी रखी है तनख्वाह। चेयरमैन ने खरीद ली अपने लिए एक नई गाड़ी, ये भी जानकारी मिल रही है। वहीं सीएम को ये सभी शिकायतें पहुंचाकर आए मंत्री रमेश मीणा। 6 महीने पहले ही संस्थान में चेयरमैन लगे थे रविशंकर श्रीवास्तव और इस सरकार में रविशंकर का छठा तबादला है। 4 महीने बाद ही सितंबर में रविशंकर का रिटायरमेंट भी है, लेकिन इससे पहले लगातार उनके तबादले सामने आ रहे हैं और ये इस वक्त की अहम और खास खबर। सचिवालय से राजेंद्र छाबड़ा के रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आला आईएएस रविशंकर श्रीवास्तव का तबादला कर दिया गया। हालांकि उनका रिटायरमेंट होना, लेकिन उससे पहले तबादले पर तबादले हो रहे हैं। मंत्री ने पंचायती राज संस्थान से उनकी छुट्टी करवा दी है, नई जगह जिम्मेदारी सौंपी। 5वीं बार विभागीय जांच में कमिश्नर लगे हैं रविशंकर। और सोमवार को ही मंत्री रमेश मीणा ने रिव्यू मीटिंग भी ली थी। मीटिंग में मंत्री ने कई मामलों पर नाराजगी जताई थी। आधा दर्जन अफसरों को जयपुर से बाहर भी भेजा गया। एक अफसर को संस्थान से हटाने पर भी चेयरमैन आमादा थे और इस अफसर की तनख्वाह भी रोक रखी है। चेयरमैन ने अपने लिए एक नई गाड़ी भी खरीद ली, यानी कि अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान उनका नहीं है, लेकिन जो खुद की जिम्मेदारी है, सेल्फ जिम्मेदारी है, उसे लेकर उनका ध्यान है, यानी कि अपने लिए उन्होंने गाड़ी भी खरीदी। सीएम को ये सभी शिकायतें मंत्री रमेश मीणा पहुंचा कर आए हैं। तो दूसरी तरफ 6 महीने पहले ही संस्थान में रविशंकर श्रीवास्तव चेयरमैन लगे थे, तो उनकी लगातार शिकायतें सामने आ रही थी और इस सरकार में रविशंकर का ये छठा तबादला है। 4 महीने के बाद ही सितंबर में ही रविशंकर का रिटायरमेंट होना है, लेकिन उससे पहले ही तबादले पर तबादले हो रहे हैं। ताजमहल विवाद में जयपुर राजघराने का बड़ा दावा। जयपुर राज परिवार की सदस्य और भाजपा सांसद दिया कुमारी का एक बड़ा बयान। ताजमहल को जयपुर के पूर्व राज परिवार का एक पैलेस बताया गया। कहा कि उस वक्त मुगलों का राज था, लेकिन वो प्रॉपर्टी जो थी वो हमारी है, हमारी विरासत रही थी ये प्रॉपर्टी। हमारे पोथी खाने में रिकॉर्ड भी है इस बात के। दिया कुमारी ने आगे कहा कि ताजमहल के बंद दरवाजों को खुलना चाहिए, उसके बाद ही राज सामने आ पाएगा। ये अच्छी बात है कि ताजमहल के दरवाजे खोलने को लेकर अपील की गई है। सच सामने आएगा। हम भी अभी मामले को एग्जामिन कर रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि ताजमहल को तोड़ देना चाहिए, लेकिन उनके कमरे खोले जाने चाहिए। ताजमहल में कुछ कमरे बंद हैं, कुछ पार्ट वहां लंबे वक्त से सील पड़े हैं। उस पर निश्चित तौर पर इंक्वायरी होनी चाहिए और उसे खोलना चाहिए, जिससे ये पता चले कि वहां क्या था क्या नहीं था। वो सारे फैक्ट्स तभी एस्टैब्लिश होंगे जब एक बार उसकी प्रॉपर इंक्वायरी होगी और मैं उसके पक्ष में हूं। लेकिन हाँ, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि ताजमहल को तुड़वाकर फिर से कुछ हिंदुओं की महल या कुछ इस तरीके की चीज बनानी चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ इस पक्ष में हूं कि जो दरवाजे सील है, जिनमें ताले लगे हैं, उस पर जांच होनी चाहिए, वो खुलने चाहिए और ये देखना चाहिए कि आखिर अंदर क्या है। लेकिन आखिरकार जिस तरीके से लगातार विवाद पर विवाद देश में हो रहा है, एक विवाद ताजमहल को भी लेकर है, लेकिन अब जयपुर राजघराने का एक बड़ा दावा। जयपुर राज परिवार के सदस्य और भाजपा सांसद दिया कुमारी का एक बड़ा बयान आया। कहा गया कि ताजमहल को जयपुर के पूर्व राज परिवार का एक पैलेस बताया। उस वक्त मुगलों का राज था, लेकिन वो प्रॉपर्टी हमारी थी, हमारी विरासत रही है ये प्रॉपर्टी और हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी है। हमारा जो पोथी खाना है, जहां पर सारे रिकॉर्ड होते हैं, वहां पर इस बात के सबूत है। दिया कुमारी ने आगे कहा कि ताजमहल के बंद दरवाजों को खुलना चाहिए और ताजमहल के दरवाजे खोलने के लिए जिसने भी पहल की है वो वाकई में अच्छी बात है और इसे लेकर जो अपील की गई है वो अच्छा है। सच सामने आएगा। हम भी अभी मामले को एग्जामिन कर रहे हैं और पूरी इंक्वायरी के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा। लेकिन हाँ, डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं और उस पर निश्चित तौर पर इंक्वायरी होनी चाहिए और उसे खोला जाना चाहिए, जिससे पता चले कि आखिर वहां क्या था क्या नहीं था। और वो सारे फैक्ट्स तभी एस्टैब्लिश होंगे जब एक बार उसकी प्रॉपर इंक्वायरी हो। शहरी निकायों के पार्षदों के लिए एक अच्छी खबर। सरकार ने पार्षदों के विभिन्न भत्तों में बढ़ोतरी की है। विभिन्न भत्तों में 20% की बढ़ोतरी की गई है। डीएलबी हृदय कुमार शर्मा ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। यूनिज मंत्री शांति धारीवाल ने स्वीकृति के बाद ये आदेश जारी किए और जैसे ही आदेश पारित हुए उसके बाद पार्षदों तक की जानकारी पहुंची। निकायों के सभी पार्षदों के लिए ये अच्छी खबर, खुशी की लहर दौड़ गई। सरकार ने पार्षदों के कई भत्तों में बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि कई बार मांग उठी थी, विभिन्न भत्तों में 20% की बढ़ोतरी हुई है। डीएलबी हृदय कुमार शर्मा ने इसे लेकर आदेश जारी किए। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की स्वीकृति के बाद आखिरकार ये आदेश जारी कर दिए गए।
तो वहीं प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए सीएम गहलोत का एक बहुत बड़ा तोहफा। प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता 65 खिलाड़ियों को तोहफा दिया गया है। 65 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इन पदक विजेता खिलाड़ियों में से 46 को लिपिक ग्रेड द्वितीय के पद पर नियुक्ति मिली है। वनपाल पद पर 14 को, आबकारी रक्षक पद पर 3 को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति है, यानी कि 2 को कांस्टेबल के पद पर भी आउट ऑफ टर्न नियुक्ति मिली है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर जो है उन खिलाड़ियों के लिए जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया है। राजस्थान के साथ पूरे देश का नाम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रोशन किया है और ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा तोहफा दिया है। हालांकि इसे लेकर बात लंबे समय से चल रही थी। 65 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इन पदक विजेता खिलाड़ियों में से 46 को लिपिक ग्रेड द्वितीय के पद पर नियुक्ति मिली है। इसके अलावा वनपाल पद भी नियुक्त की गई है 14 लोगों को। आबकारी रक्षक पद पर 3 को, यानी 3 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति दी गई है और 2 खिलाड़ियों को कांस्टेबल के पद पर आउट ऑफ टर्न नियुक्ति मिली है। एक सवाल खड़ा हो रहा है, जिस तरीके से शिविर होगा, मंथन होगा कांग्रेस का, लेकिन दिग्गज जुटेंगे, लेकिन दिग्गज वहां पर पहुंचेंगे कैसे? ऐसे में जानकारी है कि राहुल गांधी क्या उदयपुर ट्रेन से पहुंचने वाले हैं? फिलहाल इस सवाल को लेकर असमंजस है, क्योंकि अभी तक राहुल को सिक्योरिटी क्लियरेंस मिला ही नहीं है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा समेत कुछ कारणों से सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिला है और क्योंकि 13, 14, 15 को यहाँ पर कांस्टेबल परीक्षा है और इसलिए सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिला। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में बड़े सेंटर उदयपुर में भी हैं। वहीं सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी फ्लाइट से उदयपुर पहुंचेंगी। बाकी बड़े नेता पहुंच रहे हैं चेतक ट्रेन से उदयपुर। 12 मई को शाम 7:35 पर रवाना होकर 13 मई को सुबह 7:50 पर उदयपुर पहुंचेंगे और इसी ट्रेन से राहुल गांधी का भी उदयपुर आना प्रस्तावित है। हालांकि अंतिम समय तक राहुल को मिल सकती है रेल यात्रा के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस, इसलिए अभी कहना कुछ भी मुश्किल है, लेकिन बहुत जल्द सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या उदयपुर ट्रेन से पहुंचेंगे राहुल गांधी? इस सवाल को लेकर असमंजस है। किसी के पास अभी कोई साफ स्थिति नहीं बनी हुई। राहुल को सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिला है क्योंकि राजस्थान में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है। कुछ कारणों से सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिला, लेकिन फिलहाल मुख्य कारण कांस्टेबल भर्ती परीक्षा ही सामने आ रहा है, क्योंकि 13 से 16 मई तक बड़े सेंटर उदयपुर में ही है। क्योंकि एक दिन इस भर्ती को न रखकर ये जो परीक्षा है 13, 14, 15, 16 यानी 4 दिन रखा गया है, ताकि बहुत ज्यादा बच्चों की भीड़ ना हो और नकल से भी बचा जा सके। ऐसे में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी फ्लाइट से उदयपुर पहुंचेंगी। बाकी तमाम बड़े नेता भी चेतक ट्रेन से उदयपुर पहुंच रहे हैं। 12 मई को शाम 7:35 पर रवाना होकर 13 मई को सुबह 7:50 पर पहुंचने का कार्यक्रम है और इसी ट्रेन से राहुल गांधी का भी उदयपुर आना प्रस्तावित है। लेकिन अंतिम समय तक राहुल को रेल यात्रा के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है वो मिल सकती है। राजस्थान सरकार के मंत्री बताएंगे सांप्रदायिक घटनाओं के पीछे आखिरकार कौन षड्यंत्रकारी है। सीएम ने मंत्रियों को प्रभार वाले जिलों में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक टास्क दिया है। मंत्री सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं के पीछे षड्यंत्र और सरकार की उपलब्धियों का भी बखान करेंगे। 1-2 जून को मुख्यमंत्री भी सभी मंत्रियों के साथ बजट घोषणाओं की प्रगति रिपोर्ट लेंगे और जिलों में फ्लैगशिप योजनाओं का भी रिपोर्ट कार्ड लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 13 मई को अपने अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं के पीछे कौन जिम्मेदार है, इसका पर्दाफाश किया जाए। एक और उदयपुर में 13 मई को कांग्रेस चिंतन शिविर का आगाज किया जाएगा। गहलोत सरकार के मंत्री सांप्रदायिक घटनाओं को लेकर बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं, लेकिन अब कितनी गंभीरता है इसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की साफ तौर पर ये समझ नजर आ रही है कि प्रभारी मंत्री जो है उन्हें सांप्रदायिक घटनाओं के पीछे षड्यंत्रकारी कौन है इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अपने अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का टास्क दिया गया है। मंत्री सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं के पीछे की षड्यंत्र की जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे कि आखिर कौन है, यानी कि बीजेपी सरकार पर हमला किया जाएगा। इसके अलावा सरकार की तमाम योजनाएं हैं, उन उपलब्धियों का भी बखान किया जाएगा। 1 और 2 जून को सीएम भी सभी मंत्रियों के साथ बजट घोषणाओं की प्रगति रिपोर्ट जिलों में फ्लैगशिप के तौर पर लेंगे। जो तमाम फ्लैगशिप योजनाएं हैं उसके रिपोर्ट कार्ड भी लेंगे। सीएम ने कहा कि 13 मई को अपने अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं के पीछे कौन जिम्मेदार है ये लोगों तक पहुंचना चाहिए और इसका पर्दाफाश होना चाहिए। एक और उदयपुर में 13 मई को कांग्रेस चिंतन शिविर का आगाज होने वाला है, तो गहलोत सरकार के मंत्री सांप्रदायिक घटनाओं को लेकर बीजेपी पर हमलावर रहने वाले हैं, यानी कि पूरे तरीके से यहाँ पर जोश कांग्रेस के नेताओं से लेकर मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक नजर आ रहा है, क्योंकि इतनी गंभीरता इस मुद्दे को लेकर सीएम की नजर आ रही है।
आरपीएससी के 9 साल से सेट परीक्षा से सोशल डिस्टेंसिंग। दरअसल बेरोजगारों की अब नौकरी की उम्मीद टूट रही है। 2013 के बाद कोई भी सेट नहीं हुई, जबकि यूजीसी की ओर से एक साल में 2 बार नेट की परीक्षा करवाई जाती है। 2013 में आयोजित परीक्षा में 40,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। सहायक आचार्य के 1,000 पदों की भर्ती को सरकार ने हरी झंडी तो दे दी है। वहीं प्रदेश में सहायक आचार्य के फिलहाल 1600 पद खाली पड़े हैं, लेकिन सेट परीक्षा न होने से योग्य व्याख्याताओं की जो कमी है वो नजर आ रही है। इतना ही नहीं, लंबे समय से मांग चल रही है। 9 साल से सेट परीक्षा से सोशल डिस्टेंसिंग बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बड़ा लंबा वक्त हो गया है। बेरोजगारों की अब नौकरी की उम्मीद भी टूट रही है। 2013 के बाद सेट, जबकि यूजीसी की ओर से एक साल में 2 बार नेट की परीक्षा करवाई जाती है और इसी के तहत ही आरपीएससी की सेट की परीक्षा होती है। 2013 में आयोजित हुई थी, जहां 40,000 अभ्यर्थी शामिल भी हुए थे। सहायक आचार्य के 1,000 पदों की भर्ती को सरकार ने हरी झंडी भी दे दी, लेकिन अभी भी खाली पड़े हैं। जो पद है वो रिक्त पड़ रहे हैं। उनमें 1600 पद ऐसे हैं जिनकी जगह है वो खाली पड़ी है, लेकिन सेट परीक्षा ना होने से जो योग्य व्याख्याता है उनकी कमी साफ तौर पर नजर आ रही है। अशोक गहलोत का मास्टर स्ट्रोक। दरअसल विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को करवाया पुलिस के सामने सरेंडर। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी मलिंगा को सरेंडर करने की सलाह। दरअसल एएन मारपीट प्रकरण में सरकार पर लगातार खड़े हो रहे थे कई सवाल। मारपीट प्रकरण में विधायक मलिंगा की गिरफ्तारी न होने से कई सवाल खड़े हो रहे थे और ऐसे में विपक्ष और नेशनल मीडिया को मिला हुआ था सरकार के खिलाफ एक मुद्दा। खुद मलिंगा ने भी सरेंडर के वक्त कहीं मीडिया ट्रायल की बात भी कही। सबूत है, चिंतन शिविर के बीच भी विपक्ष उठा सकता था इस मुद्दे को। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की मौजूदगी में विपक्ष उन्हें घेर सकता था। लगातार ये चिंता बनी हुई थी कि प्रदेश सरकार को घेरा जा सकता है, लेकिन इस बीच अशोक गहलोत ने एक साहसिक फैसला लिया और मलिंगा को खुद पुलिस के सामने सरेंडर करने की सलाह दे डाली। इस प्रकार अब विपक्ष के सामने खत्म हुआ सरकार को घेरने का एक बहुत बड़ा मुद्दा, क्योंकि लगातार इसे लेकर जो विपक्ष था वो कई सवाल खड़े कर रहा था। एएन के साथ मारपीट से जुड़ा ये पूरा मामला है। मार्च में घटना घटी थी, लेकिन पहले ही दिन से विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा खुद को बेकसूर बता रहे थे और ये कह रहे थे कि जब पूरी कार्रवाई होगी, कानूनी प्रक्रिया होगी, उसके बाद सच का सच और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, सच सामने आ जाएगा। और अब जब उन्होंने खुद सरेंडर कर दिया, हालांकि जितने भी विद्युत इंजीनियर्स थे जिनके साथ मारपीट की गई थी उनमें खुशी की लहर दौड़ गई है, लेकिन ऐसे में लगातार खुद मलिंगा अपने आप को बेकसूर बता रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मलिंगा को सरेंडर करने की सलाह दी और ये खुद मलिंगा ने कहा। एएन मारपीट प्रकरण में सरकार पर लगातार सवाल भी खड़े हो रहे थे, क्योंकि गिरफ्तारी की मांग लगातार उन पर बनी हुई थी। मारपीट प्रकरण में विधायक मलिंगा की गिरफ्तारी न होने से ये सवाल थे। विपक्ष और नेशनल मीडिया को भी एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया था। सरकार के खिलाफ लगातार कई सवाल खड़े हो रहे थे और मलिंगा ने भी सरेंडर के वक्त यही कहा कि मीडिया ट्रायल हो सकता था, लेकिन चिंतन शिविर के बीच विपक्ष मुद्दा उठा सकता था, लेकिन अब ये मुद्दा ही खत्म हो गया है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, देश भर के दिग्गज कांग्रेस नेता उदयपुर में आएंगे, 3-3 वहीं डेरा जमाएंगे और ऐसे में विपक्ष लगातार प्रदेश सरकार को घेर सकता था, लेकिन अब ये बीच में मुद्दा नहीं रहा। अशोक गहलोत ने एक साहसिक फैसला लिया। नेशनल मेडिकल कमीशन के लिए गलफांस बन गया है एक फरमान। दरअसल 4 निजी मेडिकल कॉलेजेस में 0 ईयर घोषित करने से जुड़ी यह खबर है। आदेश से प्रभावित 800 से ज्यादा स्टूडेंट का मैटर कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन इस बीच एनएमसी ने प्रभावित स्टूडेंट के लिए एक विचार शुरू किया। पूरे प्रकरण में राजस्थान सरकार से भी राय ले रहा है नेशनल मेडिकल कमीशन। दरअसल इन प्रभावित स्टूडेंट को कैसे एडजस्ट किया जाए, इस बारे में दिल्ली में भी मंथन हुआ। खुद चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया पहुंचे। अब अपनी दिल्ली में अपनी बात को रखेंगे अपना मत। सूत्रों की माने तो इस एक्शन को 1 साल आगे भी टरकाया जा सकता है और इस एक्सटेंट पर विचार किया जा सकता है, ताकि अभी कॉलेज में प्रवेश ले चुके स्टूडेंट के भविष्य पर कोई खतरा ना आए। दरअसल एनएमएससी ने अमेरिकन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, अनंता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर, गीतांजलि पैसिफिक मेडिकल कॉलेज में इस साल 0 ईयर घोषित कर दिया। यानी इन मेडिकल कॉलेजेस में सत्र 2021-22 में छात्रों की पढ़ाई नहीं हो सकती। लेकिन इस आदेश से पहले यूजी में 700 और पीजी में 115 बच्चे जो है वो प्रवेश ले चुके थे, लेकिन अब उनकी भविष्य को लेकर कोई खतरा ना हो, इसीलिए ये फैसला किया गया है। चाय, समोसे, चटनी की बैठक नहीं, ये आयोग की बैठक है। दरअसल
एससी आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ीलाल बैरवा ने अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई और इस बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही। जिला कलेक्ट्रेट में बैठक में खिलाड़ीलाल बैरवा के ये तीखे तेवर जो है हर किसी ने देखे। इसके दौरान उन्होंने कहा कि स्थिति तो शर्मनाक है। अफसर पेन डायरी उठाए चल दिए मीटिंग में। अनुसूचित जाति के पीड़ितों की ओर से दर्ज मुकदमों में एफआईआर पर भी नाराजगी जताई गई। ये कहा कि एफआईआर के बाद पुलिस अधिकारियों को रहती है एफआईआर लगाने की जल्दबाजी। अनुसूचित जाति के लोगों की भूमि अतिक्रमण मुक्त करवाने के भी निर्देश दिए और उनका कहने का मतलब यही था, जिस तरीके से उन्होंने ये तीखे तेवर दिखाए कि चाय समोसे चटनी की बैठक नहीं है, ये काम की है और अपनी जिम्मेदारी को आप लोग समझे। एससी आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ीलाल बैरवा ने अधिकारियों को इस दौरान ये बातें कही, खरी सुनाई। जिला कलेक्ट्रेट में ये बैठक थी और खिलाड़ीलाल बैरवा के ये तीखे तेवर देखने को मिले। उन्होंने कहा कि स्थिति शर्मनाक है। अफसर यूं ही उठकर आ जाते हैं, पेन डायरी उठाते और मीटिंग में आ जाते हैं, लेकिन उन्हें पूरी जानकारी नहीं होती। और पीड़ितों की ओर से दर्ज मुकदमों में एफआईआर पर भी उन्होंने नाराजगी जताई और ये कहा कि एफआईआर के बाद पुलिस अधिकारियों को लगातार एफआईआर लगाने की जल्दबाजी रहती है, जो कि सही नहीं है। अनुसूचित जाति के लोगों की भूमि अतिक्रमण मुक्त करवाने के भी तुरंत निर्देश दिए गए। और झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग केस में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है। ईडी ने कई घंटों की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पिछले दिनों ईडी ने पूजा सिंघल के करीबियों के राज्य और बाकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापे मारे थे। छापे के दौरान ईडी को 19 करोड़ से ज्यादा कैश और कई अहम दस्तावेज मिले थे। अब जानकारी के लिए बता दें कि मामला कई साल तो पुराना है। दरअसल झारखंड में 2009-10 में मनरेगा घोटाला हुआ था। उसी मामले में कुछ दिन पहले ईडी ने एक साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और राजस्थान में रेड डाली थी। तब उसी रेड के दौरान ये 19 करोड़ 41 लाख रुपए बरामद किए थे। 19 करोड़ 41 लाख रुपयों में से 17 करोड़ चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंट के आवाज से बरामद किए गए। बाकी रुपए कंपनी से मिले थे।